अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डायबिटिक डिसलिपिडीमिया के ऊपर है। देखिए, डिसलिपिडीमिया या हाइपोलिपिडीमिया इसका बहुत गहरा ताल्लुक है डायबिटीज से। डायबिटीज खुद एक सिंड्रोम है और इसमें कई प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ। उसमें से एक एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी है। ये जो इस वक्त मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली ये एक क्लिनिकल ट्रायल है जो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया के ऊपर हुआ है और केस कंट्रोल स्टडी है। एपिडेमियोलॉजी की जब मैंने आपको टाइप्स बताई थी तो बहुत सारे उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें से एक था आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो इसी तरीके का ये एक ट्रायल है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खास तौर पे जब आप इंशाल्लाह अपना क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और रिसर्च वर्क करेंगे उसके हवाले से। टॉपिक मेरा था एफिकेसी ऑफ हर्बल कोडेड टेस्ट ड्रग लिपिटेम फॉर डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। अच्छा देखिए, अब यहीं से पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली स्टडी है क्या। बेसिकली हमने कोशिश करी कि हम एफिकेसी मालूम करें एक हर्बल कोडेड टेस्ट ड्रग की। टेस्ट ड्रग वो होती है जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग होती है जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं। उसका नाम हमने रखा लिपिटेम और जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया वो था डायबिटिक डिसलिपिडीमिया, यानी ऐसे डायबिटिक के पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब है, एबनॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा सा डायबिटीज के बारे में सुन लेते हैं। डायबिटीज आपको पता है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें हाई सीरम ग्लूकोज लेवल हो जाता है और बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते इंसुलिन के लिए। या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यही दो सिचुएशंस आती हैं। इसमें जो अलामतें आती हैं वो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया है। लेकिन इसके अलावा भी कई अलामतें हैं जो कि नजरअंदाज हो रही होती हैं और पेशेंट या तो प्री डायबिटिक हो चुका होता है या फिर फुल फ्लेज डायबिटिक पेशेंट हो चुका होता है। पॉलीयूरिया पेशाब का ज्यादा आना, पॉलीफेजिया भूख का ज्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया प्यास का ज्यादा लगना। लेकिन ये तीन अलामतें ही जरूरी नहीं कि हर केस में आए, ये पहले जहन में रखिएगा। अनयूजुअल फटीग, थकान, जिस्म थका थका, टूटा टूटा, कमजोरी हर वक्त, आराम करने से भी फायदा ना हो, जिस्म दबाने से भी फायदा ना हो, खाना खाने से भी फायदा ना हो, पेन किलर्स लेने से भी फायदा ना हो, मल्टीविटामिन्स लेने से भी फायदा ना हो और जिस्म जो है वो कमजोर होता चला जाए, तो ये बड़ी खतरनाक अलामत होती है जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं और बाज मर्तबा फिजिशियन भी नजरअंदाज कर जाते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि लेट डायग्नोसिस होती है और केस जो है डायबिटीज का वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा होता है। 382 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में मुतासिर हो चुके हैं इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी इंसुलिन जो है अगर जिस्म से बिल्कुल खत्म हो जाए तो इस किस्म की जो डायबिटीज होती है उसको कहते हैं हम टाइप 1। बेटा माइक बंद कर दो सब, बैकग्राउंड की आवाजें नहीं आए। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम काम करते हैं और शुगर लेवल हाई हो जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। 90% जो डायबिटिक के केसेस होते हैं वो टाइप 2 होते हैं, 10% जो है वो टाइप 1 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज टाइप 2 ये टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इलाज मुआवजा सही नहीं हो रहा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, ग़िज़ा में बदपरहेज़ी है, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो और दवा भी पाबंदी से ना खाई जा रही हो, तो फिर खुदा ना खास्ता टाइप 1 की सूरत हाल हो सकती है। और सर ये डिवाइडेड है स्पेसिफिकली कि जो टाइप 1 जो होती है वो यंगस्टर में ज़्यादातर होती है और टाइप 2 जो होती है वो एडल्टहुड के बाद होती है। हाँ जी, बिल्कुल।
ये भी देखा गया है कि टाइप 1 का जेनेटिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। तो जेनेटिक्स में अगर जीन्स मौजूद हैं तो वो उम्र के जल्दी फेज में, जैसे 10 टू 15 ईयर्स में इसके जीन्स रिफ्लेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार कर देते हैं। टाइप 1 में केस प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि 5-6 साल की उम्र में भी डायबिटीज हो गई। ठीक है, अब ये 5-6 साल यानी बच्चा ही है, और इस बच्चे को अगर शुगर लाहक हो गई है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी वक्त के साथ। अगर तशखीस नहीं होती तो फिर ये अर्ली डेथ का, अर्ली मोर्टेलिटी का शिकार होता है। तो टाइप 1 जो है वो जेनेटिकली रिलेटेड है, और ये बात सही है कि ये जुवेनाइल डायबिटीज भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है। डायबिटीज मिलेटिस में जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर रिस्क है। दिल और शरीयाने, ठीक है, या वरीदे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और खुद हार्ट, ये बहुत ज्यादा हिट करता है डायबिटीज में। इसके अलावा किडनी भी मुतासिर होती है। इसके अलावा आसाब, नर्व्स जो है वो बहुत मुतासिर होते हैं। आसाबी कमजोरी बहुत हो जाती है इस पेशेंट को। अलगर सर से पैर तक हर ऑर्गन मुतासिर होता है। मसल्स मुतासिर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है, बिनाई कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये सारे मामलात शुगर के पेशेंट को आते हैं सामने। तो यहाँ पर हम जो है वो खास तौर पे कार्डियोवास्कुलर को देखना चाहेंगे, दैट इज रिलेटेड टू डिस्लिपिडीमिया। एक स्टडी है कार्डियोवास्कुलर की, उसका नाम है फ्रेमिंगम स्टडी। ये बहुत तवील अरसे से स्टडी चल रही है और अब इसकी कई शाखें निकल चुकी हैं, कई एस्पेक्ट पे काम हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो एमआई हो, एंजाइना हो, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस हो, उन सबों को ना अभी तक स्टडी किए जा रहे हैं और नए नए रिलेशंस निकाले जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, तभी इसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है। इस स्टडी के मुताबिक 13% डायबिटिक मेन और 24% वुमेन, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 14% मर्द और 21% खवातीन जो कि विदाउट डायबिटीज हैं, उनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होते हैं। अब आप देख लीजिए कि मोर और लेस सूरत हाल एक सी ही है, बल्कि ज्यादा जो है वो डायबिटिक के केसेस में है। अब डायबिटिक पेशेंट को अगर ये ना बताया जाए कि देखो तुम्हारी जो शुगर खराब चल रही है ये आगे चलकर तुम्हें कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत पैदा कर देगी, तो फिर वो सीरियस नहीं होता अपने इलाज मालजे में, ना वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता है, ना उसके अंदर अवेयरनेस आती है। और यही मसला होता है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो कई खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अभी कोविड चल रहा है, कोविड में अच्छी खासी जो मौतें हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स की रिकॉर्डेड है। डायबिटिक पेशेंट इतना रिस्की है, आपको पता है इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, तो वो जल्दी मुतासिर होते हैं। दैट्स वाई उनको ज्यादा तवज्जो और केयर की जरूरत है। ठीक, कमिंग बैक टूवर्ड्स डिस्लिपिडीमिया, तो एक तो ये फ्रेमिंगम स्टडी का रेफरेंस मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर ये कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आवाज सही आ रही है सबको? बीच बीच में जी पूछता रहूंगा, सर। बताते रहिएगा जी किसी सर, को आवाज आवाज सही नहीं आ है। रही। ओके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। असल में इसको बैड इस वजह से कहा जाता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो तो कम होती है, लेकिन इसकी जो स्टिकीनेस होती है टूवर्ड्स एंडोथेलियम वो ज्यादा होती है। ये लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के जो नाम रखे गए हैं वो तो डेंसिटी के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से कहते हैं कि ये चिपकता है। ये शरीयानों में मौजूद इंटरनल जो लाइनिंग है ट्यूनिका इंटीमा, उधर ये चिपकने की सलाहियत ज्यादा रखता है, इसकी गमी नेचर होती है, ये चिपक जाता है। और जहां ये रफ एंडोथेलियम देखता है ना, वहां सबसे ज्यादा चिपकता है। ठीक है, इस वजह से इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये मर्दों और खवातीन में 9% और 15% इसके लेवल्स बढ़े हुए होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स।
इसी तरीके से जो ट्राइग्लिसराइड है, इसको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल की या लिपिड की टाइप है। बुनियादी तौर पर हम जब लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं ना किसी भी पेशेंट का, तो उसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि रिपोर्ट में सामने आनी चाहिए। नंबर 1, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। उसके बाद में एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। और बाज जो है अच्छी लेबोरेटरीज वो आईएलडीएल भी करती हैं और वीएलडीएल भी करती हैं। आईएलडीएल का मतलब है इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अगर शायद आगा खान की रिपोर्ट अगर आप देखेंगी तो वहां पर आपको ये चारों पांचों मिलेंगे। किसी लेकिन किसी में बहुत अमूमन होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सारी उसकी टाइप्स होती हैं। लाइपोप्रोटीन सर ए ये बी तक भी लिख देते हैं। सर ये आईएलडीएल और वीएलडीएल का क्या डिफरेंस है? बताता हूँ आपको। देखिए, आईएलडीएल का मतलब है इंटरमीडिएट, उसकी डेंसिटी है दरमियानी है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के दरमियान की। वीएलडीएल का मतलब है बहुत ही ज्यादा उसकी डेंसिटी कम है। अच्छा, ये वीएलडीएल हो चाहे एलडीएल हो चाहे एलडीएल हो, ये तीनों खतरनाक हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट है ना वो है एलडीएल। एलडीएल की स्टिकी नेचर सबसे ज्यादा है, तमाम प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स में सबसे ज्यादा जो स्टिकी है वो है एलडीएल। ठीक है, इस वजह से वीएलडीएल और आईएलडीएल लेबोरेटरीज चेक नहीं करती, 99% लेबोरेटरीज ये चेक नहीं करती। ठीक है, अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मसला ये है कि ट्राइग्लिसराइड्स का ताल्लुक सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट से। जिनको शुगर हो गई है या होने वाली है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और उसका बुनियादी रीजन ये है कि आपको पता है पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म आपस में रिलेट करते हैं, और वो रिलेट ऐसे करते हैं कि जब शुगर हाई होती है तो शुगर बेसिकली ब्लड में तो पड़ी हुई है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रही। सेल मांगता है ग़िज़ा, सेल मांगता है ताकत। अब ताकत की जो पहली सोर्स थी वो थी ग्लूकोज, वो अंदर जा नहीं रही, तो बॉडी कंपनसेट करती है इसको फैट से। तो बॉडी में जहां जहां फैटी टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट्स होते हैं, वो वहां से मोबिलाइज होते हैं, मोबिलाइज होके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ब्लड स्ट्रीम के जरिए फिर ये जाते हैं लिवर में, और फिर लिवर से इनका मेटाबॉलिज्म होकर ये पूरे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अब ये जो फैट्स हैं, दे कैन इजीली एंटर इनटू द सेल, दे डोंट नीड इंसुलिन। अब जब कार्बोहाइड्रेट के बजाय फैट जिस्म के सेल्स के अंदर जाएगा तो सेल्स उसको जलाएंगे, मेटाबॉलिज्म में उसको लेके जाएंगे और एनर्जी हासिल करेंगे। वेरी नाइस, सेल सरवाइव करेगा। लेकिन उसका नतीजा जो है वो खराब निकलता है। उसका नतीजा निकलता है कीटोन बॉडीज की सूरत में, और यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कीटोन्स बढ़ जाते हैं। बल्कि जब हाइपरग्लाइसीमिया का स्टेट हुआ होता है और शुगर 300, 350, 400 जा रही होती है, और शुगर का जो आला ग्लूकोमीटर होता है, कोई अच्छा अगर कंपनी का ग्लूकोमीटर है, तो जब भी उसमें 350 या 325 या 310 की शुगर आएगी, वो अलार्म देना शुरू कर देगा और लिखा हुआ आएगा कीटोन्स, कीटोन्स, कीटोन्स। यानी इसका मतलब है कि इसके कीटोन्स भी चेक कराओ। दिस पेशेंट इज अंडर कीटोइक स्ट्रेस। ठीक है, कीटो एसिडोसिस, वो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। यानी शुगर भी बढ़ी हुई है, फैट जिस्म से कम हो रही है, यूज हो रही है, और उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो कीटोन बॉडीज की सूरत में आ रहा है, और वो और मुसीबत खड़ी कर रहा है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। अब मसला ये है कि ट्राइग्लिसराइड वो रॉ मटेरियल होता है जो बेताब होता है कि हाँ भाई लो मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो, तो ये मोबिलाइज होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की कंडीशन हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में। जब जब उसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, उस वक्त ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इसके बढ़ेंगे। और यही वजह होती है कि अमूमन ये ऑब्जर्वेशन देखने में आती है कि जब भी लिपिड प्रोफाइल कराया जाएगा
डायबिटिक पेशेंट का, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े से अप साइड लेवल पर पाए जाएंगे। 70-80% केसेस में ट्राइग्लिसराइड्स डिस्टर्ब होते हैं। शायद एचडीएल एलडीएल इतना डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। Cases of diabetes 30 to 60% have got higher triglyceride values and low HDL level। देखिए 30 से 60% तक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ सकते हैं, और इसका बरक्स जो HDL यानी जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, वो कम हो जाता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड और HDL का भी ताल्लुक है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बेसिकली ये लाइपोप्रोटीन जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड को अपने साथ बिठा लेते हैं और उसको बाइंड करके ले जाते हैं लिवर की तरफ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ब्लड में से क्लियर करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को और लिवर में जाकर स्टोर कर देते हैं। तो एटलीस्ट ब्लड स्ट्रीम से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ऐसा नहीं होता, उधर एचडीएल भी कम हो रहा होता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट हर लिहाज से रिस्क में आ रहा है। उसका एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो बढ़ने के चांसेस हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और एचडीएल अगर ना भी बढ़े और ना कम हो, लेकिन इसका रेशो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि ये पिक नहीं कर पा रहा होता ट्राइग्लिसराइड्स को अपने साथ बिठाकर लिवर के अंदर फेंकने के लिए। यानी अगर फर्ज करें 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एचडीएल था, जो कि सही है, एक मुनासिब है, हालांकि जितना ये बढ़ेगा उतना अच्छा है। लेकिन अगर ये फर्ज करें 40 भी है किसी का, और उसको आने वाले वक्त में डायबिटीज हो जाती है, तो ये 40 भी अब कारामद नहीं रहेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड उसके इतने बढ़ेंगे कि 40 जो है उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो कई रिपोर्टों में ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, इनका रेशो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी एक होता है, उससे भी हम अंदाजा कर लेते हैं कि भाई ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल? नहीं सर, सवाल तो नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की हुई थी ना, रिकॉर्डिंग पे लेट लगाया था, तो लास्ट जो है वो 5 मिनट से फिर ये बंद हो जाएगा। तो आप दूसरा कोई मुझे बात नहीं, लिंक हम सेंड दोबारा कर ज्वाइन कर दिएगा। लेंगे। जी जी, तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगी, फिर दोबारा से ठीक है, रिकॉर्डिंग आगे की स्टार्ट हो जाएगी। सही। ठीक है, ठीक ओके। ठीक ठीक, ओके ओके। अच्छा, अब ये वो स्टडी प्रोटोकॉल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। अब देखिए प्रोटोकॉल, टाइटल, और टाइटल सबसे पहले क्या है जो भी हमने रखा, एफिकेसी ऑफ हर्बल कोडेड टेस्ट ड्रग लिपिटेम फॉर डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया। ये टाइटल बनाने का भी एक फन है, ठीक है, एक आर्ट है। इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कंसाइज हो, कंप्लीट हो, इंफॉर्मेटिव हो, तवील नहीं होना चाहिए, लंबे लंबे टाइटल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई मकसद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जितना लंबा टाइटल होगा उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक। अच्छा, प्रोटोकॉल नंबर भी दिया जाता है, ये हमारी एथिकल कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, या सुपरवाइजर जो है वो सजेशन दे देता है कि भाई इसका प्रोटोकॉल नंबर ये होगा। तो हमारे में DS30 रख दिया था, चलो ठीक है, जो भी रख दिया। अब ये फेज बता रहा है कि ये कौन से फेज की स्टडी है। मैंने आपको बताया था 4 फेज होते हैं। फेज 0 जिसको एनिमल ट्रायल कहते हैं, फिर फेज 1, 2, 3। ठीक है, अमूमन कहा यह जाता है कि भाई सॉरी 5 फेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4। अमूमन कहा यह जाता है कि ये 4 फेजेस होते हैं क्लिनिकल स्टडी में, लेकिन बुनियादी तौर पर 5 होते हैं। फेज 0 को इस वजह से 0 कहा जाता है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें एनिमल इन्वॉल्वमेंट होती है। एनिमल इन्वॉल्वमेंट का मकसद ये होता है कि हम ये जाने कि ये दवा जहरीली तो नहीं है, ये टॉक्सिक तो नहीं है, तो वहां टॉक्सिक स्टडीज होती हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। ठीक है, फेज 1 में हम हेल्दी वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कराते हैं दवा। फेज 2 में हम डिजीज पर्सन्स को कराते हैं, और उनका एक मखसूस साइज होता है, फॉर एग्जांपल चंद 100 से चंद हजार तक। ठीक है, फेज 3 में क्या होता है, ये कई हजारों में ये सैंपल साइज चले जाता है। तो फेज 3 जो है वो लंबा एक और ज्यादा बड़ा ट्रायल होता है।
फेज 3 जब कंप्लीट होता है तब दवा मार्केट में आती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर फेज 4 में क्या होता है कि उस दवा की फार्माकोविजिलेंस हो रही होती है कि खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं दे देती जो अभी तक हमने स्टडी किया और उसमें वो साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। अब एक अंदाजे के मुताबिक एक दवा को मार्केट में आने के लिए 10 से 12 साल लगते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसमेंट हो गई, तो ये कम करते करते भी 4-5 साल तक आ गया है। लेकिन वैक्सीन के हवाले से, खासतौर पर कोविड वैक्सीन के हवाले से भी मैं जिक्र कर दूं, ये 1-2 साल के अंदर सामने आ गई। तभी डिबेटेबल, तभी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया मामला। बहरहाल एक ज़मीनी बात कर दी है मैंने, लेकिन उसूल जो है वो यही होता है कि इट टेक्स टाइम और उसकी रिक्वायरमेंट है कि सारे फेजेस कंप्लीट हो फिर दवा को मार्केट में लाया जाए। इट वाज फेज 2 स्टडी जो कि डिजीज पर्सन्स पे की गई थी, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो 209 थे टोटल, ठीक है। टेस्ट ग्रुप में 102 थे और कंट्रोल ग्रुप में 107 थे। अब ये टेस्ट ड्रग और कंट्रोल ड्रग, इसका भी तसव्वुर जरा यही समझ लें। टेस्ट ड्रग वो होगी जिसको आपने फॉर्मुलेट किया है, जिसको आप फर्स्ट टाइम स्टडी करने जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आप हमेशा स्टैंडर्ड ड्रग रखते हैं, उसको कहा जाता है कंट्रोल ड्रग, ठीक है। और जिन पेशेंट्स को वो कंट्रोल दवा इस्तेमाल कराई जाएगी वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा, जिन पेशेंट्स को हम टेस्ट ड्रग इस्तेमाल कराएंगे वो कहलाएगा टेस्ट ग्रुप, ठीक है। मेथोडोलॉजी पर आ जाइए। मेथोडोलॉजी इसकी थी डबल ब्लाइंडेड, रैंडमाइज्ड, केस कंट्रोल, प्रोस्पेक्टिव, कंपैरेटिव, मल्टी सेंटर स्टडी। अब ये एक मेथोडोलॉजी इतनी कंप्लीट लिखी हुई है कि यहाँ पर एक एक लफ्ज में पूरी डिटेल्स मौजूद है। डबल ब्लाइंडेड, डबल ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि ना सब्जेक्ट को पता है, यानी पेशेंट को भी नहीं पता है कि उसको कौन सी दवा इस्तेमाल कराई जा रही है, और फिजिशियन को भी नहीं पता। इसका फायदा ये होता है कि बायसनेस का अंसर खत्म हो जाता है। फिजिशियन चाहे कि मेरी पसंद की दवा इस्तेमाल कराई जाए, ये नहीं हो सकता। पेशेंट अगर चाहे कि मेरी पसंद की दवा इस्तेमाल कराई जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें न्यूट्रल होकर रिजल्ट लेने हैं इन्वेस्टिगेशनल टेस्ट ड्रग के और कंट्रोल ड्रग के। जहां हमने इम्तियाजी सुलूक शुरू कर दिया और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, तो इसका मतलब है कि हम बायस हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो हमारी अपनी मर्जी के आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम इसको डबल ब्लाइंडेड रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, और सर मीटिंग एंड Am I होने वाली clear? है, लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, चलें बस इसको यहीं रोकते हैं, फिर आप मुझे दोबारा लिंक ज्वाइन सेंड कर। करें। जी जी। ठीक, ओके, स्टॉप।